दे आर शोइंग दैट दे वांट टू असर्ट देयर डोमिनेंस। वो दिखाना चाहते हैं कि वो कितने पावरफुल हैं, है ना। अब ऐसा नहीं कि इससे पहले बड़े-बड़े राजा नहीं हुए। सो ये नाम आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, सुनाई देंगे। तो अभी से सीक्वेंस याद कर लो। चंद्रगुप्त वन, तो पहला क्वेश्चन एग्जाम का यहीं पर मिल गया है आपको। रघुवंशम किसने लिखा था, जो कि बिल्कुल एक दूसरे से मैच नहीं करते, उन सब के बारे में डिटेल इस बुक में लिखी हुई है। ये क्या बताता है? हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो इसी बात पे वेलकम टू योर ओन स्टडी प्लेटफॉर्म कंसेप्ट कॉरिडोर एंड आई एम योर होस्ट एंड दोस्त योगिता धामी। तो शुरू करते हैं आज का वन शॉट, जहां पर हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 7, द गुप्ता एरा एंड एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी फॉर क्लास 7 सोशल साइंस। बेटा आपके हिस्ट्री सिलेबस में बहुत टाइम बाद एक इजी सा चैप्टर आया है, इजी भी है और शॉर्ट भी है, इसलिए फटाफट से इसको वन शॉट में फिनिश करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, विद दिस वन शॉट यू विल बी एबल टू रिमेंबर मैक्सिमम कंसेप्ट, दैट्स माय गारंटी, ठीक है। एंड यस, फॉर नोट्स ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर यू कैन एक्सेस ऑल दीज नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। व्हाई डू यू कीप ऑन कमेंटिंग कि मैम थोड़ा साइड हो जाओ, हमें स्क्रीनशॉट लेना है? डोंट टेक द स्क्रीनशॉट, जॉइन दी टेलीग्राम चैनल, ठीक है। अब नाउ फटाफट से लाइक दिस वीडियो, फटाफट लाइक दिस वीडियो, गुरु दक्षिणा दे दो थोड़ी सी, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू हियर, एंड इफ यू फील दिस इज वर्थ वॉचिंग, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स ऑल्सो। शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर मत करना, मत भूलना, ठीक है। चलो अब करते हैं चैप्टर को स्टार्टिंग विद सम लाइंस रिटन इन रघुवंशम, एन एंशिएंट टेक्स्ट जिसको कि कालिदास ने लिखा था और गुप्ता एरा में ही लिखा था। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम का यहीं पर मिल गया है आपको। रघुवंशम किसने लिखा था? कालिदास ने, ठीक है। क्या लिखा हुआ देखो, नीदर फोर्स नॉर डिप्लोमेसी कैन एलिमिनेट द इविल। मीन्स नीदर फोर्स में फोर्सफुली, जोर जबरदस्ती से, या फिर मेयर डिप्लोमेसी मीन्स कूटनीति से, चालाकी से आप पूरी तरीके से बुराई को हटा नहीं सकते हैं, राइट। नॉर द राइटियस अपहेल्ड बाय द फ्लैटरी अलोन। फ्लैटरी का मतलब क्या होता है? चापलूसी। आप सत्य को, धर्म को काफी दिनों तक नहीं कायम रख सकते हैं अगर आप सिर्फ वहां पर चापलूसी कर रहे हैं तो। नेक्स्ट, इट इज अ विजडम एंड नॉलेज दैट ट्रूली स्ट्रेंथन अ किंगडम। अगर आपके पास ज्ञान है, समझदारी है, तभी आप किंगडम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, राइट। नॉट इंडल्जेंस इन द लग्जरीज। अगर भोग विलासों में लिप्त रहेंगे तो उसके बाद आपका किंगडम नहीं चलेगा। क्लियर? चलो इजी से कुछ लाइन है, आगे चलते हैं। नाउ फाइंड आउट व्हाट आर द बिग क्वेश्चंस हियर। हु वर द गुप्तास? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द गुप्ता पीरियड समटाइम कॉल्ड द क्लासिकल एज? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आगे जाके ये, व्हाई दिस इज कॉल्ड क्लासिकल एज, ठीक है। नेक्स्ट, what was happening in the rest of the subcontinent at this time? So main highlight यहाँ पर गुप्ता है, गुप्ता एम्पायर, लेकिन उसके अलावा छोटे छोटे किंगडम और भी है, थोड़ा उसमें ग्लिम्स लेना है हमको, ठीक है। नेक्स्ट, who were some great figures of this period and why do their stories matters today? कौन कौन से ग्रेट फिगर्स हैं यहाँ पर, कुछ पर्सनैलिटीज हैं जिनके बारे में आप पढ़ेंगे यहाँ पर, उन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया वो भी हमें देखना है, राइट। एक का नाम आपने ऑलरेडी सुन भी लिया अभी, कालिदास, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं विद ध्रुव एंड भविष्य। काफी टाइम से हमारे साथ हैं ये दो। Now they have just returned from the journey to the पांड्या किंगडम। पांड्या किंगडम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। अब जल्दी से मुझे कमेंट में आंसर बताओ कि पांड्या किंगडम के साथ और दो किंगडम कौन से थे? बेटा वट एवर यू हैव स्टडीड कीप ऑन रिकॉलिंग इट, यहाँ पर आने वाले हैं, हेल्प हो जाएगी। सो नाउ दे हैव सीन द स्प्लेंडेड मार्केट, टेकन अ शॉर्ट ट्रिप ऑन द शिप एंड मेट सम रोमन ट्रेडर्स बाइंग द पर्ल्स। देखो पांड्या किंगडम की जितनी भी हाईलाइट थी सारी आपको इतने बता दिया है, राइट। नाउ दे वर इचिंग टू यूज इतिहास अगेन एंड जंप फ्यू सेंचुरीज अहेड। अब नाउ टेक अ पॉज एंड थिंक कि हमने इससे पहले वाले चैप्टर में कितनी सेंचुरीज कवर करी थी। वी हैव कवर्ड दिस टाइमलाइन 200 BCE से लेके 300 CE तक, राइट। सो ये 500 ईयर्स हमने यहाँ पर देखे थे पिछले चैप्टर में। अब इस चैप्टर में वी हैव टू मूव फ्रॉम 300 CE टिल 600 CE, सो नेक्स्ट 300 ईयर, ठीक है। सो भाई अब ये देखना चाहते हैं, सो नाउ दे लैंड हियर ऑन दिस मैप। मोस्ट प्रोमिनेंट दिख रहा है यहाँ पर गुप्ता एम्पायर, the most powerful and flourished from 3rd to 6th century with their capital पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इनका कैपिटल था। अब फटाफट से मुझे कमेंट में आंसर अगेन बताओ कि इससे पहले कौन सा ऐसा एम्पायर था जिसका कैपिटल भी पाटलिपुत्र था? जल्दी से रिकॉल अगेन। इसके नीचे देखो नेबरिंग किंगडम वकटका किंगडम है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट विद देयर कैपिटल नंदीवर्धना, जो कि आज के टाइम का नागपुर है, ठीक है। नीचे आ जाओ तो यहाँ पे पल्लव किंगडम मिल जाता है आपको, इनके कैपिटल थी कांचीपुरम। द पल्लव रोज टू पावर आफ्टर द सातवाहना डायनेस्टी एंड रूल्ड टिल द लेटर हाफ ऑफ द 9th century CE। 9th, हम अभी यहाँ पर 6 में खत्म हो कर लेंगे, ठीक है। तो काफी लंबा इनका पूरा रूल चला था। यहाँ पे आ जाओ ईस्ट साइड में तो आपको कमरूप किंगडम दिख जाता है, डिटेल पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। अभी के लिए आगे चलते हैं। ना इस मैप को फिर से भविष्य देख के घबरा जाती है, अरे इतने मैप, इतने किंगडम दोबारा पढ़ने पड़ेंगे, अब कैसे याद होगा, कितने किंगडम पढ़ा रहे हैं हमें? तो यहाँ जो ध्रुव है वो बोलता है डोंट वरी, सब याद हो जाएगा, कंसेप्ट कॉरिडोर है ना यहाँ पर, मैम याद करवा देंगे।
है ना। चलो, सो भविष्य अब आगे क्वेश्चन करती है कि इज देयर एनीथिंग ऑफ दिस पीरियड, मीन्स गुप्ता पीरियड, जो कि आज हम अपने घर पे देख सकते हैं, मीन्स प्रेजेंट टाइम पे देख सकते हैं। तो इसके लिए जो ध्रुव है वो घुमाता है अपनी क्या टाइम मशीन, और ये लैंड कर जाते हैं मेहरौली, दिल्ली में। क्यों करते हैं? बिकॉज यहाँ पर इनको दिखता है एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच वॉज बिल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली, आयरन पिल्लर, द फेमस आयरन पिल्लर, राइट। साथ में कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही है ये, है ना। सो आयरन पिल्लर। अब इसके बारे में जो यहाँ पर टूर गाइड है वो काफी कुछ बताता है डिटेल। देखो क्या डिटेल बता रहा है बेटा। दिस आयरन पिल्लर ऑफ दिल्ली इज ऑलमोस्ट 1600 ईयर ओल्ड, 1600 साल पुराना है, लेकिन अभी भी इसमें जंग नहीं लगा है, नो रस्टिंग एट ऑल। अदरवाइज आप नॉर्मल आयरन ले लो, अगर 10-20 डेज बाहर रह जाए, मॉइस्चर हो, रेन हो, तो उसमें आपको पूरा रस्ट दिखने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर इतना पुराना होने के बाद भी कोई रस्टिंग नहीं हुई है, और इसकी स्टडीज अभी भी चल रही हैं। कितनी तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं कि क्यों भाई, क्या है इसके अंदर ऐसा, है ना। सो दिस शोज व्हाट द मेटलर्जिकल स्किल ऑफ द एंशिएंट इंडिया, राइट। इसके आगे जो टूर गाइड और इसमें कुछ इंफॉर्मेशन बताता है, दिस 6 टन पिलर वॉज इरेक्टेड इनिशियली नॉट इन दिल्ली, इट वॉज इनिशियली इरेक्टेड इन उदयगिरी केव्स, मध्य प्रदेश। अब ये नाम उदयगिरी नया नहीं है, उदयगिरी, दिस इज खंडगिरी, पढ़ा हुआ पहले, राइट। कहाँ पढ़ा था? करवेला, राइट। नाउ बेटा उदयगिरी केव में ये इरेक्ट करवाया गया था, बाद में जाके इसको दिल्ली लाया गया आफ्टर फ्यू सेंचुरीज, राइट। नाउ इसमें क्या लिखा हुआ है? कुछ तो लिखा हुआ दिख रहा है, इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु एंड इट्स इंस्क्रिप्शन सेलिब्रेट द किंग्स अचीवमेंट। सो लॉर्ड विष्णु के बारे में यहाँ थोड़ा पता पड़ता है, और किंग्स के जो यहाँ पे जो किंग होगा उनके बारे में, उनके अचीवमेंट्स के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या इन्फॉर्मेशन मिली आपको यहाँ पर? बेटा जो गुप्तास थे वो लॉर्ड विष्णु के डिवोटी थे, है ना। एक इन्फॉर्मेशन मिल गई यहाँ पर, आयरन पिलर। चलो, सो चलते हैं आगे, लेट्स नो मोर अबाउट दिस एम्पायर। सो न्यू पावर इमर्जेस, द गुप्ता डायनेस्टी। शुरुआत कैसे होती है? अब थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। हमने लास्ट चैप्टर में जो लास्ट किंगडम पढ़ा था, कौन सा था? कुशान्स, राइट। सो बाय 3rd सेंचुरी सीई द कुशान एम्पायर कहां पर था? फटाफट से इमेजिन करो कहां पर था? नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में और पूरा नदर्न साइड, राइट। उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट किंग था जिसका ये हेडलेस स्टैचू था। कौन था? किंग का नाम फटाफट से कमेंट बताओ बेटा, बी इंटरेक्टिव, रिकॉल व्हाटएवर यू हैव स्टडीड। किंग का नाम आई एम एक्सपेक्टिंग इन कमेंट्स। आगे, सो ये क्या हुआ, धीरे धीरे वीक पड़ने लग गया। अब अगर कोई स्ट्रॉन्ग एम्पायर धीरे धीरे वीक पड़ेगा तो ऑब्वियसली कोई नया उठेगा फिर, है ना। तो यहां पर दिस क्रिएटेड द स्पेस फॉर द न्यू किंगडम, द गुप्ता डायनेस्टी इमर्ज्ड एज द डोमिनेंट पावर। क्लियर? अब ओरिजिन कैसे है इसका, कहां से होता है? वाइडली ऐसा बिलीव किया जाता है दैट गुप्ता बिगेन एज रीजनल रूलर नियर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में किसी एरिया में ये धीरे धीरे राइज हो रहे थे, नाउ लेटर राइजिंग टू द प्रोमिनेंस। सो धीरे धीरे पावर में आए और बाद में जाके इन्होंने पूरे इतने बड़े एरिया में अपना डोमिनेंस दिखाया, ठीक है। आगे चलते हैं ना, व्हाई दिस गुप्ता पीरियड इज सो रिमार्केबल। हम पूरा चैप्टर उसके बारे में पढ़ रहे हैं। क्या रिमार्केबल था बेटा? यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट देखे गए, आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर एंड साइंस। दिस इज द हाईलाइट ऑफ द चैप्टर। यहाँ बहुत कुछ आपको किंग क्वीन के बारे में नहीं पढ़ना है, यहाँ पे इसके बारे में आपको ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं। सो स्पेशली फ्लरिश्ड अंडर द चंद्रगुप्त सेकंड, ये इंपॉर्टेंट रूलर चंद्रगुप्त सेकंड। अब यहाँ पे चंद्रगुप्त सेकंड क्यों लिखा हुआ है? क्या ये कहीं रिलेटेड है चंद्रगुप्त मौर्य से? बेटा नो, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन डायनेस्टी था, ये गुप्ता डायनेस्टी है। तो यहाँ पर सेकंड नाम क्यों है? ऑब्वियसली इनके डायनेस्टी में ही एक और चंद्रगुप्त हुए होंगे। कौन थे? इनके दादाजी। इनके वहां ऐसा ट्रेडिशन था कि पोते का नाम दादाजी पे कहीं ना कहीं रखा जाता है, राइट। सो आपको ये सारे रूलर मिलेंगे यहाँ पर। ये है दादाजी चंद्रगुप्त वन। अब इनको वन नाम क्यों दिया? क्योंकि ये पहले वाले थे, है ना। तो चंद्रगुप्त वन ये दादाजी हैं। इनके बेटे हुए समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बेटे हैं चंद्रगुप्त सेकंड, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिनके बारे में आयरन पिलर में भी लिखा हुआ है वो, और इनकी बेटी है प्रभावती। सो ये नाम आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, सुनाई देंगे। तो अभी से सीक्वेंस याद कर लो, चंद्रगुप्त वन दादाजी, उनके बेटे समुद्रगुप्त, उनके बेटे चंद्रगुप्त सेकंड, और उनकी बेटी है प्रभावती। क्लियर? चलो तो स्टार्ट करते हैं पढ़ाई विद दादाजी, है ना। सबसे पहले उनसे पढ़ना पड़ेगा। चलो, वाई चंद्रगुप्त सेकंड? अब इसका आंसर मैंने क्या बताया? द सेकंड इंडिकेट्स हियर दैट देयर वाज अर्लियर वन मोर चंद्रगुप्त, हिज ग्रैंडफादर। नाउ चंद्रगुप्त वन, ये आ गया इनके बारे में। चंद्रगुप्त वन played a crucial role in early expansion of Gupta Empire. Obviously, start उन्होंने किया होगा, उन्होंने expansion किया होगा उसका, right? So remembered for his coins and strategic alliances.
इनके अपने कॉइन्स थे, गोल्ड कॉइन्स। अब गोल्ड कॉइन है, वो मिंट करवा रहे अपने गोल्ड कॉइन अपनी पिक्चर के साथ। देखो यहाँ पर गोल्ड कॉइन फीचरिंग चंद्रगुप्त वन विद हिज क्वीन कुमार देवी। तो अपनी और अपनी वाइफ की पिक्चर उन्होंने गोल्ड कॉइन में मिंट करवा दी है। तो क्या दिखा रहे हैं ये? अपना स्टेटस दिखा रहे हैं, अपनी पावर दिखा रहे हैं, है ना। पीछे साइड में यहाँ पे लक्ष्मी जी दिख जाती हैं आपको। सो ये जो इसके कॉइन्स थे और उन्होंने काफी अलायंस भी किए थे। सो उसकी वजह से दिस हेल्प कंसोलिडेट द पावर एंड ले द फाउंडेशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग गुप्ता एम्पायर। ठीक है, इतना ही पढ़ना है आपको चंद्रगुप्त वन के बारे में, राइट। इसके आगे इनके बेटे के बारे में पढ़ते हैं, समुद्रगुप्त द वॉरियर किंग। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, विच गुप्ता रूलर इज नोन एज वॉरियर किंग? समुद्रगुप्त। ठीक है, कौन थे ये? फादर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड ऑब्वियसली। हिज अचीवमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन प्रयाग प्रशिष्टि अ पिलर। पहले वाला पिलर आयरन पिलर है जिसमें चंद्रगुप्त टू इनके बेटे के बारे में लिखा हुआ है। ये एक दूसरा पिलर है जिसका नाम है प्रयाग प्रशिष्टि। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। कहां पर है ये? नाम में पता पड़ रहा है, प्रयागराज में। किसने लिखा था इसमें? जो डिटेल लिखी है इंस्क्रिप्शन, वो किसने लिखा था? इनके ही कोर्ट पोएट थे हरिसेना। सो हरिसेना ने इनके बारे में काफी कुछ इस पिलर में लिखा हुआ है। पिलर का नाम क्या है? प्रयाग प्रशिष्टि है। कहां पर है? प्रयागराज में है। ठीक है, दिस इज द इंस्क्रिप्शन वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, अब लिखा क्या है इसमें? हिज एम्बिशन टू बिकम धरणी बंधा। बेटा धरणी का मतलब होता है अर्थ, बंधा का मतलब यूनिफाई। सो टू यूनिफाई द अर्थ, ये इनका एम्बिशन था। अब कभी भी हम यूनिटी, यूनिफाई ऐसे वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? बड़ा शांत सा इंसान होगा, पीसफुल होगा, बिल्कुल लड़ाई नहीं लड़ता होगा, है ना। लेकिन इनका नाम क्या है? वॉरियर किंग। सो मे बी इनका जो सोचने का तरीका है वो अलग होगा। ही वॉन्टेड टू यूनिफाई द अर्थ बट अंडर हिम, अंडर हिज सुप्रीम अथॉरिटी, right? So that's why he fought many wars, defeated kings and expanded his empire. ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा डिफीटेड किंग के साथ ये क्या करता था? उनको मारता नहीं था, उनको उनका किंगडम वापस दे देता था। बोला तुम ही करो रूल, लेकिन अब सुप्रीम अथॉरिटी किसकी होगी? मेरी होगी, और इसके लिए तुम्हें मुझे ट्रिब्यूट देना पड़ेगा, राइट। सो व्हाट ही डिड, मेनी डिफीटेड किंग्स वर रीइंस्टेटेड। रीइंस्टेटेड का मतलब होता है दोबारा से उनको उनकी गद्दी दे देना। एंड मेड टू पे ट्रिब्यूट। सो देखो स्ट्रैटेजी, बैठे बैठे अपने घर में बैठे बैठे उसकी सुप्रीम अथॉरिटी हो गई, सबने मान ली, और उल्टा उसको वहां से ट्रिब्यूट मिलती जा रही है ना। आगे देखो, अदर्स सबमिटेड विदाउट रेजिस्टेंस आउट ऑफ फियर ऑफ हिज माइट। काफी सारे जो लोग थे वो तो लड़ाई पे जाते ही नहीं थे, पहले ही डर के मारे गिव अप कर देते थे, है ना। तो दे ऑलरेडी सबमिटेड। आगे देखते हैं, he also supported art, learning and trade, enriching his kingdom. Himself is portrayed as वीणा player in one of his own minted coins. बेटा इनका जो खुद का मिंटेड कॉइन्स था उनमें इनको वीणा प्ले करते हुए दिखाया गया है। सो दिस इज द एविडेंस दैट ही यूज्ड टू लव द आर्ट। दिस इज द कॉइन वी आर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर समुद्रगुप्त हैं, वीणा उनके हाथ में है, प्ले करते हुए दिखाया हुआ है, राइट। साइड में देखो तो आपको दूसरी साइड में लक्ष्मी जी ही दिख रही है। अब एक बार ध्यान दिया आपने, चंद्रगुप्त वन के टाइम पे कॉइन में किसकी पिक्चर थी? उनकी खुद की, चंद्रगुप्त वन की। जैसे ही रूल चेंज हुआ तो किंग की पिक्चर भी चेंज हो गई, राइट। चलो लेट अस रिमेंबर हियर, एम्बिशियस किंग समटाइम परफॉर्म द अश्वमेध यज्ञ, जिसके बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। अश्वमेध यज्ञ इंपॉर्टेंट वैदिक रिचुअल जिसमें हॉर्स को सैक्रिफाइस किया जाता है, दैट वन। So such a significant event was commemorated by minting the special coins like the one shown in the figure here. ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कमेमोरेट करने के लिए गोल्ड कॉइन में मिंटिंग होती थी। यहाँ पे देखो द हॉर्स, द सैक्रिफाइसल हॉर्स, और दूसरी साइड में आपको दिख रही है द क्वीन होल्डिंग द चौरी। सो दैट इज द सिंबल ऑफ रॉयल्टी, द चौरी, राइट। चलो सो इतना ही पढ़ना है आपको समुद्रगुप्त के बारे में। नेक्स्ट मूविंग फॉर दी चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको कि विक्रमादित्य भी बोला जाता है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विक्रमादित्य कौन से गुप्त रूलर का नाम है? चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। यहाँ पर दिस आयरन पिलर जिसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, यहाँ पर किसके बारे में लिखा हुआ है? इन्हीं के बारे में लिखा हुआ है। देखो द आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन मेंशंस द किंग नेम एज चंद्र। इसमें चंद्र लिखा हुआ है जिसको कि हिस्टोरियन समझते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड है ये, ठीक है। Also known as विक्रमादित्य, one of the most renowned Gupta rulers. Now, a devotee of Vishnu. किसके डिवोटी थे? विष्णु के। तो विष्णु का जो वाहन है गरुड़ा, वो कई सारे इनके इंस्क्रिप्शंस में दिखाई भी देता है। So that is the evidence that they were the devotee of Vishnu. Clear? चलें आगे। Now this is the timeline we are going to cover in this chapter here.
स्टार्टिंग 300 सीई से हो रही है गुप्ता एम्पायर की 550 सीई तक। यहाँ पर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के बारे में हमने पढ़ लिया है, प्रभावती गुप्त और इनके आगे जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं इनको आगे जाके हम कवर करेंगे, राइट। सो दिस इज द टाइम लाइन वी आर गोइंग टू कवर हियर। क्लियर? आगे चलते हैं। नाउ लेट्स सी द एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर, टेक्सचुअल एंड टेरिटोरियल। क्या मतलब इसका? बेटा अगर हम टेक्स्ट को उठा के देखें, विष्णु पुराण जो कि इंडिया का एंशियंट टेक्स्ट है, गुप्ता एम्पायर के टाइम पे ही लिखा गया था। सो इस टेक्स्ट में बताया हुआ है कि जो गुप्ता डायनेस्टी थी उनका रूल इन सारी जगह पे था। कहाँ पर? अनुगंगा, गंगा से पता पड़ रहा है गैंजेटिक बेसिन की बात हो रही है, मिडिल गैंजेटिक बेसिन जो वेस्टर्न यूपी, बिहार उस एरिया को कवर करता है, ठीक है। उसके अलावा प्रयाग जो कि प्रयागराज है, साकेत जो कि अयोध्या के पास है, मगध जो कि बिहार में है, इस एरिया पर गुप्ता एम्पायर का रूल था अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट, राइट। लेकिन जब अपने पीक पे था ये गुप्ता एम्पायर तो इससे काफी बड़ा एरिया इन्होंने रूल किया था। ये मैप में जितना भी ब्राउन एरिया आपको दिख रहा है ना, एवरीवेयर इज द गुप्ता एम्पायर। तो ये सिर्फ इतने एरिया में नहीं है जहां जो कि इसमें मेंशन है, ये पूरा आपका वेस्टर्न साइड, नॉर्थ वेस्ट, पूरा नॉर्थ, इनफैक्ट काफी कुछ ईस्ट का भी यहाँ पर आपको इनके रूल के अंडर दिख रहा है। गॉट इट? नाउ अब बेटा इतने बड़े एरिया में अगर मान लो कभी किसी वॉर पे जाना है ना, तो इतने सोल्जर्स को मूव कराना पड़ेगा, हाथी घोड़े सबको मूव कराना पड़ेगा, तो कितना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, isn't it? तो ऐसे में ये कैसे मूव करवाते होंगे? यहाँ पर जो ट्रिब्यूटरी किंगडम है वो दे वर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड फॉर दिस एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी कभी मूवमेंट होता था इतने बड़े बड़े आर्मी का, लोगों का, है ना, हॉर्सेस का, तो यहाँ पे ट्रिब्यूटरी किंगडम उनका पूरा उनके लिए प्रोवाइड करवाते थे, मैनेज करते थे। अंडरस्टूड? चलो आगे चलें। नाउ ट्रैवलर्स अकाउंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन द गुप्ता एज। बेटा इसी टाइम पे एक चाइनीज ट्रैवलर इंडिया आए थे फॉर पिलग्रिमेज, उनका नाम था फाजियान। अब प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा कंफ्यूजन है, कई लोग आपको इसको फाहीन या फिर फाजीन बोलते हुए सुनाई देंगे, लेकिन आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है फाजियान, इसको बोलना है तो हम वही प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। सो ही विजिटेड इंडिया इन अर्ली 5th सेंचुरी सीई। पर्पस क्या था उनका? पिलग्रिमेज का। He wanted to pilgrimage the whole sacred Buddhist site and to learn from Indian scholars and collect the Buddhist manuscript and take back to China. इसके लिए ये आए थे इंडिया में। His travelogue, a record of Buddhistic kingdom, survives to till this day and it is valuable historical record, है ना, उनका खुद का ट्रैवलॉग है। अब इसमें कई सारी बातें आपको गुप्ता एम्पायर के बारे में पता पड़ती हैं, सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, फटाफट देख लेते हैं। Lots of people, all numerous and happy. They have no, they don't have to register household or attend to the official, means किसी के लिए obligation नहीं है, everyone is free. Those who are farming the royal land pay a portion of their grains. अगर कोई रॉयल लैंड पे खेती करेगा तो उसको एक हिस्सा जो है ग्रेन्स का देना पड़ेगा। द किंग गार्ड्स एंड अटेंडेंट्स हैव सैलरीज। किंग के अंडर में जो काम कर रहे हैं वो सारे सैलरीड हैं, उनको सैलरी मिलती है। द सिटीज आर इन द ग्रेटेस्ट इन द मिडिल किंगडम एंड इनहैबिटेंट्स आर रिच एंड प्रॉस्परस। तो बता रहे हैं कि सिटीज बड़ी अच्छी अच्छी हैं, है ना, प्रॉपरली मेंटेन्ड है, वहां पे बड़े रिच लोग रहते हैं, अच्छे लोग हैं, काइंडनेस दिखाते हैं एंड दे आर राइटियस ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद हेड ऑफ वैश्य फैमिलीज, इनके बारे में स्पेशली मेंशन्ड है यहाँ पर। वैश्य फैमिलीज क्या होती हैं? बिजनेस क्लास, मर्चेंट्स। तो वो लोग जो हैं उन्होंने स्टैब्लिश किया हुआ है चैरिटी एंड मेडिसिन वाले सेंटर, जहां पर अनाथों को, पुअर जो हैं या फिर कोई बीमार है तो उनके लिए डॉक्टर प्रोवाइड करवाए जाते हैं, उनको मेडिसिन मिलती हैं, वहां पर उनको फूड मिलता है, राइट। द सिटी हैज मेनी एल्डरली वैश्य एंड फॉरेन मर्चेंट्स विद ब्यूटिफुल होम। द लेन्स आर केप्ट इन गुड ऑर्डर्स, है ना। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपको यहाँ पर सिविल जो सोसाइटी है वहां पर किस टाइप की थी गुप्ता एम्पायर में, उसके बारे में पता पड़ता है। बट कैन वी बिलीव एवरीथिंग हियर व्हाट इज रिटन? बेटा यहाँ पर जो ये अकाउंट है ये किसी एक पर्टिकुलर सिटी में गए होंगे ना उस टाइम पे, फिर उन्होंने वहां उस सिटीज को उस टाइम पे देखा होगा, लेकिन दूसरे एरिया में गुप्ता एम्पायर कितना बड़ा था, दूसरे एरिया में क्या हो रहा है हमें इससे नहीं पता पड़ता है ना। सो दिस इज द लिमिटेड सोर्स। देखो यहाँ के लिखा भी हुआ है, Fazian's account, while valuable, reflects only his own perspective, one point in a time and limited section of the society. राइट ये सिर्फ एक पर्सन का जो भी उन्होंने देखा उसका पर्सपेक्टिव है, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पे और एक पर्टिकुलर लिमिटेड सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे, जिस एरिया में वो घूम रहे होंगे उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में उन्होंने लिखा हुआ है, राइट। आगे जाके elsewhere in his own travelogue, Fazian also described the harsh treatment of the Chandals. ये इनको जो मेन सोसाइटी थी उनसे बिल्कुल अलग कर दिया जाता था,
उनको सोसाइटी में आने भी नहीं दिया जाता था, बिकॉज इन लोगों को जो वर्ण जाति सिस्टम है उससे भी ये नीचे समझते थे, ठीक है। सो रिगार्डेड एज आउटकास्ट, फोर्स टू लिव आउटसाइड द सिटी लिमिट। आउटकास्ट का मतलब क्या होता है, जिसको मेन स्ट्रीम सोसाइटी से हटा देना, राइट। सो someone who has been rejected from the social and cultural group of the society. Understood? In this case, a category of people, these category, ये चांडाल जो थे, इनको कंसिडर किया जाता था socially too low to be the part of the वर्ण सिस्टम। इतना उनको नीचे जाति का समझते थे कि वो वर्ण सिस्टम के अंडर उनको लेते ही नहीं थे, है ना। तो ये हार्श ट्रीटमेंट भी देखा गया है किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर। क्लियर? तो इससे क्या पता पड़ता है कि हमें सिर्फ एक साइड को पढ़कर हिस्ट्री में क्या हुआ था इसके बारे में एक थॉट प्रोसेस नहीं बनाना चाहिए। वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल वैलिडेट, मस्ट एग्जामिन। देखो कि हिस्टोरिकल लेसन क्या मिला इससे, हिस्टोरियंस मस्ट एग्जामिन द मल्टीपल सोर्सेज एंड पर्सपेक्टिव्स बिफोर ड्रॉइंग अ पर्टिकुलर कंक्लूजन अबाउट एनीवन। हमें क्लियर? चलो चलते हैं आगे। नाउ लेट्स टेक द ग्लिम्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अगर गवर्नेंस की बात की जाए तो यहाँ पर हर किंग के साथ आपको एक नया टाइटल सुनने को मिलेगा, जैसे कि महाराज अधिराज, सम्राट, चक्रवर्तीन। What these titles are showing? They are showing that they want to assert their dominance. वो दिखाना चाहते हैं कि वो कितने पावरफुल हैं, है ना। अब ऐसा नहीं कि इससे पहले बड़े बड़े राजा नहीं हुए, लेकिन उस टाइम पे सिंपल वर्ड बोलते थे राजन, महाराज। लेकिन यहाँ पर गुप्ता एम्पायर में हमको हर राजा के साथ एक बड़ा सा ऐसा टाइटल मिलता है टू शो देयर पावर एंड दी स्टेटस। क्लियर? आगे चलते हैं। नाउ हाउ दे एक्सपेंडेड देयर होल एम्पायर बाय मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, डिप्लोमेसी एंड अलायंस। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, हर जो किंगडम है वो अपने आप को ऐसे ही एक्सपेंड करता है, राइट। अब अलायंस की अगर बात की जाए, मींस मैरिज अलायंस की बात करी जाए, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है इसकी प्रभावती गुप्ता, चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी। इनकी शादी हो जाती है वाकाटका प्रिंस के साथ। वाकाटका किंगडम नेबरिंग किंगडम ऑफ गुप्ता एम्पायर, राइट। तो उनके प्रिंस के साथ इनकी शादी हो जाती है। इनके बारे में पढ़ते हैं आगे। सो प्रभावती गुप्ता, अब इनके हस्बैंड जो वाकाटका प्रिंस थे वो ही डाइड अर्ली एंड शी बिकेम द रीजेंट रूलर ऑफ द वाकाटका किंगडम। रीजेंट रूलर क्या होता है, जो टेम्पररी रूल करता है जब तक कि एक्चुअल मोनार्च नहीं आता, राइट। तो यहाँ पर अ रीजेंट मींस अ टेम्पररी गवर्न्स द किंगडम फॉर द मोनार्च अनेबल टू डू सो अंटिल दे कैन। जो यहाँ मोनार्च होगा यानी जो भावी राजा होगा वो मे भी अभी छोटा हो, तो उस केस में ये मदर जो है अभी रूल कर रही है, तो शी इज द रीजेंट रूलर है। क्लियर? नाउ शी केप्ट वाकाटका एंड गुप्ता टाइज स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग हर राइन। ऑब्वियसली एक जगह की बेटी है, एक जगह की बहू है, तो दोनों में बड़े अच्छे टाइज होंगे, है ना, मेंटेन किया होगा। वन इंस्क्रिप्शन कॉल्स हर द मदर ऑफ टू किंग्स, मींस इनके पक्का दो बेटे होंगे। तो हर टू सन्स बिकेम द वाकाटका रूलर्स लेटर ऑन, जब वो बड़े हो गए होंगे, ठीक है। नाउ अगेन शी वॉज द डिवोटी ऑफ विष्णु लाइक हर फादर, है ना। सारे गुप्ता रूलर डिवोटी ऑफ विष्णु थे। सो एसोसिएटेड विद बिल्डिंग 7 टेम्पल्स डेडिकेटेड टू विष्णु एंड हिज अवतार्स, सम एट रामगिरी रामटक हिल महाराष्ट्र, है ना। तो ऐसा माना जाता है कि जो 7 बड़े मंदिर बने हैं जहां पर विष्णु के अवतार को प्रोजेक्ट किया गया है, वो इन्होंने कहीं ना कहीं बिल्ड करवाए थे। उसका एक एग्जाम्पल ये दिया भी हुआ है, द कवेला नरसिम्हा टेम्पल। बेटा करवेला नहीं है, कवेला है ना। द कवेला नरसिम्हा टेम्पल डेडिकेटेड टू नरसिम्हा अवतार, जो विष्णु का नरसिंह अवतार था, जहां पे वो नर के रूप में, लेकिन उनका जो फेस था वो लायन का था, वो वाले अवतार में यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है। चले आगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। बेटा यहाँ पर द एम्परर हेल्ड द सुप्रीम अथॉरिटी ओवर द होल एम्पायर। जितना भी गुप्ता एम्पायर होगा ऑब्वियसली वहां पर सुप्रीम अथॉरिटी किसकी होगी, जो वहां पे किंग होगा, जो रूलर होगा, राइट। लेकिन जब हम डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो ये एम्परर खुद से पूरे एरिया को रूल नहीं करता था। यहां पर सिस्टम था डिसेंट्रलाइज्ड, मतलब यहां पर पूरे एरिया को छोटे छोटे प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया था। हर प्रोविंस का अपना एक छोटा सा किंग होगा या फिर वहां पर कोई एक इंपॉर्टेंट पर्सन होगा जिसके पास अथॉरिटी होगी उस एरिया को चलाने की, राइट। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। मींस किंग इज नॉट लुकिंग फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, अदर पीपल ऑन द बिहाफ ऑफ किंग आर लुकिंग फॉर दैट, ठीक है। देखो, सो लैंड वाज ग्रांटेड टू लोकल रूलर्स, प्रीस्ट, चिफ्टन्स टू गवर्न ऑन द एम्परर्स बिहाफ। जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन थे ये, इनको लैंड मिल जाती थी और उस एरिया में उस एरिया के लोगों पर उनका कहीं ना कहीं होल्ड होता था, ठीक है।
These land grants were inscribed on the copper plates. अब लैंड ग्रांट ऐसे नहीं मिलते थे, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता था, कॉपर प्लेट में इंस्क्राइब करते थे उसको, ठीक है, टू फॉर द एक्यूरेट रिकॉर्ड कीपिंग. नाउ दिस सिस्टम अलाउड द एफिशिएंट टैक्स कलेक्शन while giving the local leader some autonomy. इससे होता क्या था, हर एरिया से टैक्स कलेक्ट हो रहा है, जो भी लोकल लीडर होगा जिसको वो लैंड मिला होगा उसको थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी मिल गई कि वहां कैसे रूल करेगा. एंड यहां पर जो नॉट लॉस ऑफ द सेंट्रल सोवरेनिटी, अभी भी पूरी की पूरी अथॉरिटी किसकी है, एम्परर की ही है, जो किंग है मेन पूरे गुप्ता रूलर का उसकी ही है, लेकिन उसके बिहाफ में लोग काम कर पा रहे हैं, उनको थोड़ी बहुत वहां पे अथॉरिटी मिल जा रही है, टैक्स प्रॉपर कलेक्ट हो रहा है, राइट, और वो टैक्स कहीं ना कहीं फिर वापस इसी के पास जा रहा होगा, द सुप्रीम अथॉरिटी के पास, ठीक है. नाउ अब टैक्स की बात कर रहे हैं तो टैक्स आता कहां से था, द मेन सोर्स इज ऑब्वियसली लैंड टैक्स, है ना, उस टाइम पे एग्रीकल्चर वाज द मेन थिंग, सो लैंड टैक्स हो गया. उसके अलावा अगर किसी के ऊपर फाइन पड़ रहा है वो हो गया, टैक्स ऑन माइंस, इरिगेशन, ट्रेड, क्राफ्ट, सो कह लो जो भी बाकी बिजनेस थे सब जगह कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टैक्स लगता था, ठीक है, तो यहां से उनके पास रेवेन्यू आता था. क्लियर. नाउ द थ्राइविंग ट्रेड एंड द रेवेन्यू. अब एक रेवेन्यू का सोर्स तो हमें पता पड़ गया, टैक्स कलेक्शन, उसके अलावा थ्राइविंग ट्रेड. यहाँ पे कई सारे ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिससे हमें पता पड़ता है कि एक्सटर्नल ट्रेड मींस फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड बहुत अच्छा था गुप्ता एम्पायर के टाइम पे. देखो, गुप्ता इंडिया ट्रेडेड विद द मेडिटेरेनियन वर्ल्ड, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना. अब ये मेडिटेरेनियन वर्ल्ड का मतलब क्या है, जो मेडिटेरेनियन सी है उसके आसपास का एरिया, सो रोम कह लो, आपका ग्रीक्स कह लो, आपका नॉर्थ अफ्रीका वाला एरिया, ये सेंट्रल एशिया, चाइना, इनके साथ काफी सारा इनका ट्रेड नेटवर्क था, ठीक है. की एक्सपोर्ट क्या होता था, अब की एक्सपोर्ट बेटा शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हो, इंडिया से अगर कोई चीज बाहर जा रही है तो क्या होगा, टेक्सटाइल होगा, कॉटन बड़ा अच्छा होता था, स्पाइसेस होंगे, आइवरी, हाथी के दांत होंगे और जेमस्टोन. ये याद कर लो, कहीं पर भी लिख के आ जाना, कोई मार्क्स नहीं काटेगा क्योंकि ये है इंडिया में, ठीक है. सो टेक्सटाइल, स्पाइसेस, आइवरी एंड जेमस्टोन ये यहाँ पर एक्सपोर्ट होते थे. इंडियन ओशन ट्रेड नेटवर्क कनेक्टेड इंडियन पोर्ट्स टू डिस्टेंट मार्केट्स, ठीक है. अब कौन सा डिस्टेंट मार्केट की बात हो रही है, कोई एविडेंस है इसका, यस, यहाँ पे मेंशन है स्कॉट्रा आइलैंड एविडेंस ऑफ द ट्रेड. पहले तो है कहां पर ये, देखो, अ स्मॉल आइलैंड इन द अरेबियन सी, अ की स्टॉप ऑन द रूट ऑफ मेडिटेरेनियन मार्केट. जो ये मेडिटेरेनियन वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं, वहां पे जितने भी मार्केट में अगर आपको कुछ ट्रेड करना है, सो दिस वाज द की स्टॉप, स्कॉट्रा आइलैंड, राइट. यहां पर आपको मिलते हैं पॉटरी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, बुद्धिस्ट स्तूपा. तो कहां से गए होंगे, ऑब्वियसली इंडिया से कोई वहां पर ट्रेड करने गया होगा, तब जाके ये सारे आपको वहां मिले हैं. क्लियर. उसके अलावा यहाँ पर इट कंफर्म्स द इंडियन ट्रेड प्रेजेंस देयर ओवर द सेंचुरीज. ट्रेडर्स फ्रॉम इजिप्ट, अरेबिया, रोम एंड ग्रीस वर ऑल्सो प्रेजेंट टू. उनके भी कुछ न कुछ वहां पर एविडेंस मिले होंगे, राइट. सो शोज हाउ इंडियन ओशियन ट्रेड रूट कैरिड कल्चरल एक्सचेंज, नॉट जस्ट द गुड. इसका मतलब सिर्फ सामान का एक्सचेंज नहीं, कल्चर का भी कहीं ना कहीं एक्सचेंज वहां पर हो रहा होगा. क्या. सो दिस वाज ऑल अबाउट दी थ्राइविंग ट्रेड. और इतने ट्रेड से जो रेवेन्यू आता था, जो पैसा आता था, उसका कहाँ यूज होता था, फॉर फंडिंग दी एडमिनिस्ट्रेशन. आर्मी को कैसे कंट्रोल में रखेंगे, कहाँ से पैसा आएगा, यहीं से, है ना. तो आर्मी हो गया, टेम्पल्स, पैट्रोनेज ऑफ द स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट, तो सबके लिए यहीं से कहीं ना कहीं ये रेवेन्यू यूज होता था. क्लियर. चलते हैं आगे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द न्यू आइडियाज एंड द वंडर द क्लासिकल एज. अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि इसको हम क्लासिकल एज बोलते क्यों हैं. देखो समझो, व्हाई क्लासिकल एज, बिकॉज a long period of peace and stability under the Gupta allowed the notable achievement across many field. बेटा अगर आपने देखा हो तो हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा किसी वॉर या फाइट के बारे में नहीं पढ़ा है. देखो वॉर हुई, जो समुद्रगुप्त है वॉरियर किंग है वो, है ना, तो वॉर्स तो हुई होंगी, लेकिन एक एक जो किंग है उसका रूल का टाइम बड़ा ज्यादा था. जब एक किंग के अंदर अथॉरिटी लंबे टाइम तक होती है तो कहीं ना कहीं वहां पर स्टेबिलिटी आती है, राइट. तो स्टेबिलिटी आएगी, अगर पीस होगा सोसाइटी में, तो फिर लोगों का दिमाग दूसरी डायरेक्शन में चलेगा ना, तो फिर होंगे डेवलपमेंट, राइट. तो इसीलिए इस एरिया में कई सारे नोटेबल डेवलपमेंट देखे गए, ठीक है. नॉलेज फ्रॉम द अर्लियर एराज वर कंसोलिडेटेड एंड कंपाइल्ड इनटू द मेजर टेक्स्ट. जो पहले से हमारे कल्चर में जो इंफॉर्मेशन एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को पास होती थी ओरली, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपाइल करी गई और लिखा गया उनको, ठीक है. दिस वाज द मेजर अचीवमेंट.
फील्ड्स दैट फ्लरिश्ड एंड देयर की फिगर्स हियर। देखो संस्कृत लिटरेचर, कालिदास का नाम आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है ना, कालिदास, इन्होंने काफी सारे टेक्स्ट लिखे थे यहाँ पर। उसके अलावा मेजर पुराण को यहाँ पे लिखा गया, पुराना जो हमारे थे, विष्णु पुराण अभी हमने देखा भी था, वो भी इसी टाइम पे लिखा गया था। अगर मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी की बात करो तो यहाँ पे नाम आता है आर्यभट्ट का, वराहमिहिर का, इनके बारे में पढ़ना है हमको आगे, ठीक है। तो इस फील्ड में काफी डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद आ जाओ मेडिसिन में, तो चक्र संहिता, सुशस्त्र संहिता, ये यहाँ पर लिखी गई। इसके बाद मेटलर्जी, इसका एविडेंस क्या है, वो पिलर, आयरन पिलर, है ना। तो इस फील्ड में काफी डेवलपमेंट हुआ, क्लियर। और कैसे हुआ, बिकॉज यहाँ पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी, पैसा आ रहा था ट्रेड से, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पैसा आ रहा है, अगर रिच हैं लोग तो वहां पर फिर जो स्टेट है दैट कुड सपोर्ट दी स्कॉलर्स, जो स्कॉलर्स हैं, जो पोएट हैं, आर्टिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको जो है फंडिंग मिल सकती है, फिर वो अपना काम कर सकते हैं, राइट। सो दिस हेल्प इन कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्लियर। यहाँ पे चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में कितने सारे ऐसे नॉलेजेबल पर्सन और पोएट्स खुद उसमें इंक्लूड थे, क्लियर। तो इसीलिए इसको बोला जाता है द क्लासिकल एज ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे एरियाज में डेवलपमेंट हो रहा था एक साथ, क्लियर। चलें आगे। नाउ बेटा, जितने भी गुप्ता रूलर थे वो क्या सिर्फ वैदिक स्कूल ऑफ थॉट को मानते थे? अब वो डिवोटी विष्णु के थे तो ऑब्वियसली वैदिक स्कूल ऑफ थॉट को तो मानते होंगे, लेकिन उसके अलावा बाकी स्कूल ऑफ थॉट्स का क्या? बेटा यहाँ देखा गया है कि देयर अप्रोच वाज इंक्लूसिव एंड ओपन, मींस दे आल्सो पैटर्नाइज द अदर ट्रेडिशंस, मींस अदर स्कूल ऑफ थॉट्स। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मिलता है यहाँ से, दे सपोर्टेड द बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन, दिस वन इंक्लूडिंग नालंदा यूनिवर्सिटी एंड लॉट्स ऑफ अदर मोनेस्ट्रीज ऑल्सो। आगे जाके और आपको एविडेंस मिलेंगे जिससे पता पड़ेगा कि ये बाकी स्कूल ऑफ थॉट्स को भी प्रमोट करते थे, क्लियर। सो दिस पैटर्नेज ऑफ लर्निंग। चलो मूविंग हेड, नाउ फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स वी लर्न अबाउट सम इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो कि गुप्ता एरा के टाइम पे हुए थे, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य की खोज करी थी। लेकिन सिर्फ शून्य के बारे में नहीं, बाकी बहुत चीजों के बारे में बताया था, यहाँ दिया हुआ है। आर्यभट्ट, he lived in Kusumapura near present day Patna, famous center of learning around 500 CE. He authored a short treatise of mathematics and astronomy. अब पहले treatise क्या होता है बेटा? जब भी हम किसी फैक्ट को एक लॉजिकल वे में लिखते हैं, छोटे छोटे फैक्ट्स को, तो उसको treatise बोला जाता है। सो treatise of mathematics and astronomy in आर्यभटिया, क्या है टेक्स्ट का नाम? आर्यभटिया। उसमें लिखा हुआ है he gave the formula to calculate the motion of sun, the moon and the planets and also proposed that earth spins on its axis. जो सारे नॉलेज आज आप ले रहे हो ये कहीं ना कहीं उन्होंने तब बता दी थी 500 CE में, राइट। सो अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस एंड ऑल्सो देन ही एक्सप्लेन दैट व्हाई देयर इज डे एंड नाइट। उसी के बेसिस पे उन्होंने बताया कि दिन और रात होती क्यों है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट अचीवमेंट। देन ही गेव द लेंथ ऑफ ईयर 365 days 6 hours 12 minutes and 30 seconds। ये उन्होंने तब प्रपोज किया था और आज जब हमें साइंटिफिक फैक्ट के बेसिस से पता है कितनी है वो 365 days 5 hours 48 minutes 45 seconds। कितना क्लोज है देखो, राइट। सो दिस इज द लेवल ऑफ नॉलेज देयर। आगे देखो, आर्यभट्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड अ फेयर एस्टिमेट ऑफ द साइज ऑफ अर्थ एंड अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर सोलर एंड लूनर इक्लिप्स। जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगते हैं उसके पीछे रीजन क्या है ये भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है। His work became the foundation for the further scientist advance in the India and beyond. In mathematics, Aryabhatta describes a number of techniques of calculation, equation solving, some of which you learn at school without knowing that they were somewhere given by him. बेटा आप जो एल्जेब्रा पढ़ते हो, जो पाई की वैल्यू 3.14 पढ़ते हो, है ना, आगे जाके ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, कहीं ना कहीं इनके फॉर्मूले वहां आज भी यूज हो रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट पर्सन। देखो मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे लिखे हुए हैं सब हमने डिस्कस कर लिया है, फटाफट से एक बार रिकॉल कर लो। द फर्स्ट वन आर्यभटिया लिखा था, ही गेव द मोशन ऑफ सन मून प्लैनेट। उसके अलावा ही प्रपोज दैट अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस, जिससे कि डे नाइट का पता पड़ा। ही गेव द लेंथ ऑफ द ईयर, कितना दिया था, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस है इसका, 6 hour की जगह आज के टाइम पे 5 hour है, तो 6 hours 12 minutes 30 seconds इन्होंने दिया था। ही एस्टिमेटेड द साइज ऑफ अर्थ, explained the solar and lunar eclipse and contributed in lots of equations and formulas. Clear? So this was all about the Aryabhatta. कौन थे ये? The famous mathematician and astronomer. Clear? चलो आगे चलते हैं। The next one is वारामिरा। वारामिरा, वारागिरा नहीं है, वारामिरा है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल पर्सन थे, है ना, लेकिन क्या करते हम लोग को याद करवाने के लिए मुझे ऐसे टेढ़े मेढ़े वर्ड बोलने पड़ते हैं। वारामिरा, राइट।
सो वारामिरा ही वॉज द मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर एंड एस्ट्रोलॉजर। क्या एडिशन हुआ यहाँ पर? एस्ट्रोलॉजर। इससे पहले आर्यभट्ट कौन थे? मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर। ये हैं मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर एंड एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। क्लियर? सो ही लिव्ड इन उज्जैन। आर्यभट्ट कहाँ रह रहे थे? पटना, बिहार के एरिया में। ये है उज्जैन, जो कि मध्य प्रदेश का एरिया है। सो सिटी फेमस फॉर ट्रेडिशन ऑफ लर्निंग एंड स्कॉलरशिप। हिज इंसाइक्लोपीडिया वर्क, क्या नाम है इसका? बृहत संहिता। क्या लिखा है इन्होंने? बृहत संहिता। मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें इंक्लूडेड है। यस, देखो, सो ही वॉज मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर। ही रोट बृहत संहिता, एन encyclopedia वर्क कवरिंग एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, वेदर फोरकास्टिंग, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, इवन द फार्मिंग ऑल्सो। कितने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे से मैच नहीं करते, उन सब के बारे में डिटेल इस बुक में लिखी हुई है। ये क्या बताता है? ये बताता है इनका नॉलेज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स, है ना? कितनी सारी फील्ड्स के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। नोन फॉर कंबाइनिंग ऑब्जर्वेशन, लॉजिकल रीजनिंग एंड दी ट्रेडिशनल नॉलेज ऑल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट द वारामिरा। कौन थे ये? ये थे आपके मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर एंड एस्ट्रोलॉजर। अंडरस्टूड? चलो, द नेक्स्ट वन इज कालिदास, जिनका नाम हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। अब अगर इनिशियल लाइफ की बात करें तो ज़्यादा हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि शुरुआत में इनका काफ़ी मजाक उड़ाया जाता था। जो लोग थे वो इनको मॉक करते थे, इनको रिडिक्यूल करते थे, जिससे इनको मोटिवेशन मिला कि भाई वो इनसे हट के आप कुछ अच्छा करेंगे, और अच्छा किया भी, इसलिए आप पढ़ रहे हो उनके बारे में, है ना? ही इज़ वेरी फेमस पोएट, और इन्होंने काफ़ी सारे प्ले भी लिखे, राइट, संस्कृत में। इनके जो कुछ वर्क हैं उनका नाम मेघदूतम, एक ये है मेघदूतम। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में? रघुवंशम। उसके अलावा इन्होंने शकुंतलम भी लिखा हुआ है, ठीक है? तो अलग अलग यहाँ पर प्ले या फिर पोम इन्होंने कंपोज करी हैं। यहाँ पर एक मेघदूतम का ये पिक्चर दिया हुआ है। क्या है इसमें? द क्लाउड मैसेंजर, इट टेल्स अबाउट द स्टोरी ऑफ यक्ष, अ डाइटी who was banished from his home by his master. Then he sent the message to his beloved through the passing cloud. वो मेघों को बोल रहे हैं कि भाई तुम जाओ, मेरा एक मैसेज पहुंचा के आओ beloved के पास, ठीक है? So this way, पार्ट फ्रॉम दी मेनी इमोशंस, जो लव इमोशंस काफ़ी सारे इनके वर्क में दिखते हैं, उसके अलावा द पोम डिस्क्राइब्स इन द ग्रेट डिटेल अबाउट द लैंडस्केप, वेदर ऑफ द नॉर्थ इंडिया ऑन इट्स जर्नी इन द बिलव्ड। ठीक है, तो इस टाइप के वर्क इनके यहाँ पर हमको मिल जाते हैं। कौन कौन से टेक्स्ट लिखे थे वो आपको यहाँ पता होना चाहिए, ठीक है? आ सकता है एमसीक्यू में। मेघदूतम यहाँ पर मेंशन है, इससे पहले आपका रघुवंशम भी मेंशन था। बाकी कुछ मेंशन नहीं है तो वो नहीं आएगा, ठीक है? चलते हैं आगे। नाउ हियर डोंट मिस इट आउट। क्या बताया हुआ यहाँ पर बेटा? यहाँ बताया हुआ है कि आयुर्वेदा गॉट कोडिफाइड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। कोडिफाइड का मतलब प्रॉपर लॉजिकल वे में उसको लिखा गया गुप्ता पीरियड में, है ना? हमारे इंडियन कल्चर में जितने भी इंफॉर्मेशन आयुर्वेद के बारे में पहले से चलती हुई आ रही थी, उसको एक लॉजिकल वे में पूरा टेक्स्ट बनाया गया उसका, राइट? टू इंपॉर्टेंट बुक हियर, चक्र संहिता एंड सुश्रुत संहिता। नाम ऐसा क्यों है? जो आचार्य जिन्होंने ये लिखा उनके नाम पे है। आचार्य चक्र ने इसको लिखा चक्र संहिता, सुश्रुत जो आचार्य सुश्रुत थे उन्होंने ये लिखा तो सुश्रुत संहिता, राइट? क्या बताया हुआ है यहाँ पर इन दो बुक्स में बेटा? यहाँ पर बहुत वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, जैसे कि कैटलॉगिंग, हाउ टू डायग्नोज द डिजीज, उसके अलावा देयर ट्रीटमेंट, द इंपॉर्टेंट डाइट टू मेंटेन फॉर मेंटेनिंग द गुड हेल्थ, द प्रिपरेशन ऑफ द मेडिसिन एंड सर्जिकल टेक्निक्स ऑल्सो। स्पेशली जो चक्र संहिता है वो मेडिसिन से रिलेटेड है, कैसे डायग्नोज होता है, कैसे मेडिसिन देते हैं। जो सुश्रुत संहिता है वो सर्जिकल टेक्निक से कहीं ना कहीं ज्यादा रिलेटेड है, ठीक है? सो अगेन व्हाट इट इज शोइंग द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। क्लियर? चलें आगे। नाउ द क्वेस्ट ऑफ ब्यूटी, द गुप्ता आर्ट। अब गुप्ता एम्पायर के टाइम पे ऑब्वियसली आर्ट फील्ड में भी काफी सारा डेवलपमेंट हुआ था। स्टार्ट करते हैं विद सम पिक्चर्स। द फर्स्ट वन हियर इट इज शोइंग द शिवलिंग। द सेकेंड वन, ये कहीं ना कहीं विष्णु जी की मूर्ति है। विष्णु जी के 4 हाथ से दिखाया जाता है उनको, एक हाथ में शंख होता है, सो दैट्स व्हाई दिस इज द एविडेंस। अब लोग 4 हाथ तो दिखाई नहीं दे रहे बेटा, डैमेज्ड है ना, पता पड़ रहा है डैमेज्ड है, राइट? और वैसे भी विष्णु जी के डिवोटी थे, राइट? तो ये विष्णु के ही कहीं ना कहीं स्कल्पचर है। थर्ड वन को देखो, दीज आर द टेराकोटा स्कल्पचर्स फ्रॉम गुप्ता पीरियड शोइंग द होली रिवर गंगा एंड यमुना। कैसे पता पड़ा? ये किस पे खड़े उस पर ध्यान दो। ये गंगा खड़ी है मकर पे, जो कि क्रोकोडाइल से रिजेंबल करता है। ये है टॉर्टोइस पे, यमुना जी। इनके हाथ में मटका है, सर से पानी निकल रहा है। सो समवेयर दे आर रिप्रेजेंटिंग द होली रिवर गंगा एंड यमुना, ठीक है? आगे देखो, यहाँ पर ये है
दियोगढ़ उत्तर प्रदेश में दशावतार टेम्पल, जो विष्णु जी के 10 अवतार हुए थे, वो यहाँ पर दिखाए जाते हैं। इस पिक्चर में आपको दिख रहे हैं विष्णु जी ऑन शेषनाग। विष्णु जी हमेशा शेषनाग पे लेटे हुए दिखाई देते हैं, तो वही इसको डिपिक्ट किया गया है। आगे देखो, नेक्स्ट हियर द रिनाउंड अजंता केव, जो आपने सुनी हुई है, वो अजंता केव वर कार्व्ड आउट ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली विद द सपोर्ट ऑफ गुप्ताज एंड वाकाटकाज। सो दोनों ने मिलकर कहीं ना कहीं इसमें सपोर्ट किया था। लेफ्ट वाले को देखो, एन एलेबरेट केव रेप्लिकेटिंग अ टेम्पल विद सेंट्रल स्तूपा हियर फ्रॉम विच अ सीटेड बुद्धा इमर्जेस, राइट। सो बुद्धिज्म स्कूल ऑफ थॉट को सपोर्ट किया है, पता पड़ रहा है। यहाँ पे देखो तो आपको दिख रहा है यहाँ पर पेंटिंग ऑन बौद्ध विस्ता पद्मपानी, है ना, अगेन बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। और भी हैं, यहाँ देखो, दिस इज दी उदयगिरी केव्स एंड गुप्ता एरा टेम्पल नियर सांची, बोथ मध्य प्रदेश। यहाँ पे देखो तो आपको दिखते हैं अर्जुन एंड कर्ण, जो कि महाभारत के युद्ध में आमने सामने हैं। क्लियर। तो इतने सारे जो आपको यहाँ पे एविडेंस मिल रहे हैं, क्या दिखाते हैं बेटा? ये दिखाते हैं दैट गुप्ता रूलर फॉस्टर्ड एन एनवायरनमेंट वेयर क्रिएटिविटी एंड क्राफ्ट्समैन वर थ्राइव्ड, सो आर्ट वर फ्लरिशिंग ड्यूरिंग देयर पीरियड। अंडरस्टूड? चलें आगे। नाउ द डिक्लाइन ऑफ द गुप्ताज। बेटा गुप्ता एम्पायर हमने पूरा कवर कर लिया है, सारे किंग पढ़ लिए, प्रभाती गुप्ता के बारे में पढ़ लिया, कालिदास, आर्यभट्ट, बारहमीरा सब कवर कर लिया है। उसके बाद आर्ट कैसे फ्लरिश हो रही थी वो भी देख लिया है। नाउ व्हाई देयर वाज डिक्लाइन, लेट्स फाइंड आउट द रीजन। By 6th century CE, the Gupta Empire began showing the sign of decline. The later ruler faced challenges from external invasion. यहाँ पर मेन सोर्स क्या है? एक्सटर्नल इन्वेजन हो रहा था। The fierce Huna tribe from Central Asia repeatedly were attacking. राइट, यहाँ पे जो हुना ट्राइब थी सेंट्रल एशिया के, बार बार आके इंडिया पे अटैक कर रहे थे। एट द सेम टाइम देयर वाज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पावरफुल रीजनल रूलर्स। जो रीजनल रूलर्स थे, जो प्रोविंसेस के रूलर थे, उनके बीच में पावर को लेके कन्फ्लिक्ट होने लग गया, कहीं ना कहीं इंटरनल, एंड दैट इज द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास। अंडरस्टूड? सो वी आर डन विद द गुप्ता एम्पायर। अब चलते हैं बाकी के पास। So let's find out what was happening in the south and northeast area. So here we will talk about the Vakatakas, Pallavas and the Kambhupa. बहुत शॉर्ट पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल नहीं है, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है। लेट्स स्टार्ट विथ वकाटका किंगडम। इनके बारे में हम ऑलमोस्ट सब कुछ पहले ही पढ़ चुके हैं। सो एक फटाफट रिकॉल कर लो, कहाँ पर है इनका रूल। ये सेंट्रल सब कॉन्टिनेंट, कैपिटल कहाँ था? नंदीवर्धना, जो कि आज के टाइम का नागपुर है। ये गुप्ताज के एनिमी नहीं थे, एलाइज थे, पता पड़ता है क्योंकि उनकी बेटी से इनके प्रिंस की शादी हुई थी। सो गुप्ताज नॉट द पार्ट ऑफ एम्पायर, ऑब्वियसली गुप्ता जो गुप्ताज का एम्पायर था उसका पार्ट नहीं थे, लेकिन उनके फ्रेंड थे। अ सेपरेट इंडिपेंडेंट किंगडम, अलायंस स्ट्रेंथेंड थ्रू द मैरिज ऑफ प्रभावती गुप्ता टू द वकाटका प्रिंस। दे ऑल्सो वर द मेजर पैटर्न ऑफ आर्ट, पता पड़ता है इतने टेम्पल उन्होंने बनवाए थे, है ना। सपोर्टेड द कार्विंग ऑफ द अजंता केव्स ऑल्सो अलोंग साइड द गुप्तास। बस इतना ही पढ़ना आपको इसके बारे में, ठीक है। चलो, द नेक्स्ट वन हियर इज द पल्लवास, द सदर्न साइड किंगडम हियर। अब जहां पर ये पल्लवास है, पता पड़ रहा है कौन सा एरिया होगा। देखो, while the Gupta ruled the north side, the Pallavas emerged as the powerful dynasty in the south area. Gradually consolidated power across the present day Tamil Nadu, Karnataka, Telangana, आंध्र प्रदेश, ये पूरा का पूरा जितना एरिया आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये कहीं ना कहीं इनका था। नाउ ओरिजिन इनका थोड़ा अनक्लियर है। ऐसा माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं जो सतवाहना थे उनकी ट्रिब्यूटरी पावर थे और बाद में इमर्ज हुए, ठीक है। सो सतवाहना से कहीं ना कहीं इनका लिंक होता है। गेनिंग स्ट्रेंथ एज द सतवाहना डिक्लाइन, जैसे ही सतवाहना का डिक्लाइन हुआ तो इनको ये अपना डोमिनेंस में आ गए। क्लियर? अब ये है इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां से क्वेश्चन आ सकता है ज्यादा। देखो, दे वर द ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। यहाँ पे कोई ऐसी पिक्चर दी नहीं हुई, सिर्फ बताया हुआ है। दे वर द डिवोटी ऑफ शिवा। इससे पहले गुप्ताज वर द डिवोटी ऑफ विष्णु। दे वर द डिवोटी ऑफ शिवा, क्रेडिटेड विद मैग्निफिसेंट टेम्पल्स एंड रॉक कट केव्स। कैपिटल कहाँ पर है? कांचीपुरम, जिसको कि सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स भी बोला जाता है। बुक में मेंशन है तो एग्जाम में आ सकता है। कांचीपुरम नोन एज सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स। इसके अलावा यहाँ मिल जाते हैं आपको घटिकाज। क्या है घटिकाज? अगेन द सेंटर ऑफ लर्निंग, ओरिजिनेटेड इन द सतवाहना टाइम। सतवाहना टाइम से ही थे, लेकिन यहाँ पर भी ये कंटिन्यू रहे। दे वर द सेंटर ऑफ लर्निंग। यहाँ पर दे फॉस्टर द एजुकेशन एंड द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। सो क्या नाम है? घटिकाज। अंडरस्टूड? अगेन दिस वाज ऑल अबाउट द पल्लवास। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वन इज द कमरूपा किंगडम। नॉर्थ ईस्ट एरिया में ये वाला एरिया है। कौन थे यहाँ पर?
दिस वॉज रूल्ड बाय दी वर्मन डायनेस्टी। कौन थे? वर्मन डायनेस्टी। अगर एरिया देखा जाए तो इट वॉज एक्सटेंडेड ओवर दी ब्रह्मपुत्र वैली, प्रेजेंट डे आसाम, एंड नदर्न पार्ट ऑफ बंगाल एंड बांग्लादेश। इस पूरे एरिया में इनका रूल था। नाउ बेटा ये जो कमरूपा नाम आपको पता पड़ रहा है, इससे पहले इसका नाम प्रयाग ज्योतिषा था। कैसे पता पड़ा हमें? बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन रामायण एंड महाभारत। महाभारत में बताया गया है जो भगदाता थे, किंग ऑफ प्रयाग ज्योतिषा, ही वॉज फाइटिंग फॉर कौरवास इन दिस ग्रेट वॉर ऑफ महाभारत। तो वहां पर इसका नाम, इस जगह का नाम प्रयाग ज्योतिषा मेंशन है। क्लियर? आगे, a prominent cultural and political center, temples, monasteries flourished as the hub of learning। वो हर रूल में हमने कहीं ना कहीं देखा ही हुआ है। ठीक है, अगेन दैट्स इट अबाउट द कमरूपा किंगडम ऑल्सो। क्लियर? आगे चलते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द गुप्ताज रिलेशन विद द साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट। अब बकाटका के साथ कैसा रिलेशन था ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे अबाउट पल्लवाज एंड कमरूपाज। देखो, बोथ पल्लवाज एंड कमरूपाज आर मेंशन्ड इन द प्रयाग प्रशिष्टि। प्रयाग प्रशिष्टि, द पिलर, किसके बारे में मेंशन है वहां पर? इनके अलावा ऑब्वियसली कौन से किंग के बारे में इंस्क्रिप्शन है? जल्दी से कमेंट में आंसर बताओ मुझे। वैसे यहाँ लिखा ही हुआ है, अच्छा पहले से लिखा हुआ है, समुद्रगुप्ता's इंस्क्रिप्शन। ओके, तो समुद्रगुप्ता डिफीटेड रूलर्स ऑफ बोथ रीजन ड्यूरिंग हिज कैंपेन बट डिड नॉट एनेक्स देयर टेरिटरी डायरेक्टली। ऐसा उसमें लिखा जाता है, लिखा गया है कि दोनों ही एरिया के जो किंग थे उनको समुद्रगुप्त ने हराया था, लेकिन उनकी टेरिटरी को डायरेक्टली अपने अंडर नहीं लिया, वापस से उनको रीइंस्टेट करवा दिया, है ना। He let the local king keep their throne, but as long as they accepted his overlordship and paid the tribute। जब तक कि वो उसकी सुप्रीम अथॉरिटी को मानेंगे, ट्रिब्यूट देते रहेंगे, तब तक वो वहां के राजा रहेंगे, राइट? उन्हीं का एरिया रहेगा वो। So this defeat but reinstated as tributary pattern helped maintain peaceful relationship without the burden of direct control। तो कहीं ना कहीं बड़े फायदे की चीज थी। आप सुप्रीम अथॉरिटी में भी आ गए, आपको कोई कुछ मैनेज भी नहीं करना पड़ रहा और आपको वहां पर ट्रिब्यूट भी मिलती जा रही है। क्लियर? सो दिस वाज द रिलेशनशिप विद द गुप्तास। डन? चलो, एट लास्ट लेट्स अंडरस्टैंड द लेगेसी ऑफ द गुप्ता पीरियड। क्या क्या हमने पढ़ा, फटाफट से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। दिस अ टाइम ऑफ रिमार्केबल प्रोग्रेस विद इन्फ्लुएंस स्ट्रेच्ड फार बियॉन्ड फ्रॉम द एम्पायर इटसेल्फ, शेप्ड आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड गवर्नेंस फॉर सेंचुरीज आफ्टर। ये है बहुत मेन हाईलाइट बेटा इसका। इस टाइम पे जो डेवलपमेंट हुए आर्ट, साइंस, लिटरेचर और गवर्नेंस में, वो काफी सेंचुरीज आगे तक उनका इंपैक्ट बना रहा है, इनफैक्ट आज भी है, राइट? एडवांस इन मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड मेटलर्जी लेड ग्राउंड वर्क फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। टेम्पल्स एंड संस्कृत लिटरेचर फ्रॉम दिस एरा कंटिन्यू टू इंस्पायर टुडे इटसेल्फ। Gupta created a stable, prosperous society, a model for the future rulers. Correct? So this was the legacy of the Gupta period. Clear? So with this, we are done with this chapter also. I hope you were able to understand each and everything. वैसे easy chapter था, but still अभी भी कोई doubt रह गया है तो पूछ लो कमेंट में, I will revert back there. ठीक है? See you soon for the next chapter. Till then, take care and bye bye.